Hello students, my name is Priyadarshi Kumar. Welcome back to this channel. In this lecture, we will talking about unit, requirements of standard unit and dimension. In the previous lecture, हम लोगों ने पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है. ओके तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकें. ओके तो हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था, जिसमें था लेंथ था, उसके बाद आपका मास था, टाइम था, इलेक्ट्रिक करंट था, टेम्परेचर था, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी था. तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इसका एक यूनिट्स है, इसको मेजर करना, हमें हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करना है. तो जब किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करोगे तो आपको क्या चाहिए? एक यूनिट चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए. जैसे कि हमें लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ मेजर करना है तो कैसे बताएंगे कि लेंथ कितना है? आप कैसे बताओगे कि जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर का लेंथ कितना है? तो हमें ये मेजर करने आना चाहिए कि इस मार्कर का लेंथ कितना है या इस बोर्ड का लेंथ कितना है, ये हमें मेजर करने आना चाहिए. तो अगर आप देखते हो कि मेजरमेंट का बहुत सारा सिस्टम है, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाना है या एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाना है. जैसे कि अगर हमें इस बोर्ड को मेजर करना हो तो हम अपने हाथ से भी मेजर करके बता सकते हैं कि इस बोर्ड का लेंथ कितना होगा. 1 2 3 और ये 4. तो बोल सकते हैं कि 4 हाथ का क्या है? बोर्ड है. लेकिन ये मेरे हाथ से अगर मेजर किया गया तो कितना है? 4 हाथ का है. लेकिन किसी और के हाथ से मेजर किया जाएगा तो ये हो सकता है 5 हाथ का हो जाए, किसी के हाथ से मेजर किया जाए तो हो सकता है 3 हाथ का हो जाए. तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं हुआ. लेकिन अगर इसको मैं मेजर करूं कि मैंने ये मार्कर लिया, ये एक मार्कर है, मान लेते हैं ये लकड़ी का एक मार्कर है, लकड़ी का कोई एक मेजरमेंट का यूनिट हमारे पास. इससे मैंने इसको मेजर करना स्टार्ट किया. जब इससे मेजर करना स्टार्ट करोगे तो अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 15 मार्कर के बराबर इसका क्या है, इस बोर्ड का लेंथ है. लेकिन हो सकता है कि ये मार्कर का लेंथ, ये जो मार्कर का जो लेंथ है जो मैंने मेजर किया, तो हर जगह ये नहीं बोल सकते हैं ना कि ये 15 मार्कर है, 10 मार्कर है या 100 मार्कर है. हर जगह मार्कर का लेंथ भी अलग अलग हो सकता है. तो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड लेंथ या स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा जो हर जगह एप्लीकेबल हो, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो. यानी कि जैसे कि हमें लेंथ मेजर करना है तो हम लोग बोलते हैं ना कि लेंथ मेजर करने के लिए, जैसे कि मान लो इस बोर्ड का लेंथ, जैसे कि मैंने बोला कि इतना सा जो लेंथ है ये कितना है? 1 मीटर है. तो अब ये एक मैंने इसको क्या डिसाइड करता कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है, आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट है. अब इतने से लेंथ को अगर हम 1 मीटर बोलते हैं तो हर जगह इतने से लेंथ को क्या बोलेंगे? 1 मीटर बोलेंगे. तो अब जिस चीज का आप किसी मटेरियल का तो बनाओगे कि ये जो लेंथ मेजर करते हैं, आप जनरली देखते हो कि एक मीटर स्केल आता होगा, एक मीटर स्केल आता है, एक स्टील का भी आता है और वुड का भी आता है. ओके तो अगर जब स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने स्केल यानी कि यूनिट्स बनाने के लिए जब मैंने मेजरमेंट करना स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में क्या था, पहले एक लकड़ी का टुकड़ा लिया गया और बोल दिया गया कि इतने से लेंथ को क्या बोलेंगे? 1 मीटर बोलेंगे. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि अगर इतने से लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे तो अगर मान लो कि सर्दी का मौसम आ गया, विंटर अगर सीजन आ गया, तो विंटर सीजन में क्या होता है कि जो आपका वुड है, वुड क्या होता है, वो आपका एक्सपेंड कर जाएगा. ओके विंटर सीजन में क्या होता है कि वुड एक्सपेंड कर जाता है. तो हो सकता है कि ये 1 मीटर की जगह कितना हो जाए? 1.001 मीटर हो जाए. तो ये आपका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है. तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते. हमें एक ऐसा यूनिट डिफाइन करना है या किसी ऐसे मटेरियल से हमें ऐसा यूनिट बनाना है जो हर जगह क्या हो, कभी चेंज नहीं हो, फिजिकल कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने यूनिट का डिफिनेशन लिखा है, ध्यान से देखिए. यूनिट क्या होता है? इट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट, यानी कि ऐसा मेजरमेंट करना है जो टाइम और फिजिकल कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैंडर्ड यूनिट का जो हम लोग अभी पढ़ेंगे. जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका इट्स वैल्यू शुड नॉट बी चेंज्ड.
its value should not be changed। यानी कि आपको ऐसा यूनिट बनाना है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो। अगर आप मान लो कि लकड़ी का कोई टुकड़ा का कोई मीटर स्केल बनाओगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग एक ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका लेंथ चेंज नहीं होता है, तो उस मटेरियल का जो लेंथ हम लोग बनाएंगे, जैसे कि मान लो कि ये किसी ऐसा मटेरियल है जिसका लेंथ क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो अगर इसका लेंथ किसी भी फिजिकल कंडीशन में चेंज नहीं होता है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। और इसको एक जगह पे रख देंगे और इसका हम लोग क्या बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे। जैसे कि मान लो कि हमारे पास जैसे कि जो भी हम लोग यूनिट डिसाइड करते हैं या जो भी मेजरमेंट करते हैं उसका एक जगह है जहाँ से हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। उस जगह को हम लोग बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट। ठीक है, ये कहाँ पे, ये आपका फ्रांस में है। ओके, तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट, ये एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट ये कहाँ पे, फ्रांस में। ये डिसाइड करता है कि किसी भी मेजरमेंट का, यानी कि 1 मीटर का लेंथ कितना होना चाहिए, 2 मीटर का लेंथ कितना होना चाहिए, या 1 kg कितना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि या 1 मीटर कितना होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट डिसाइड करता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया होगा कि 1 मीटर का कोई एक लेंथ का किसी मटेरियल का बना रखा है, उसको वहां पे रख दिया। अब उसका हर एक कॉपी बना के क्या किया, हर कंट्री में भेज दिए। और हर कंट्री में क्या होगा कि वो कंट्री क्या करेगा, उस लेंथ का, उस मीटर स्केल का क्या करेगा, फिर से कॉपी बना के उसको हर स्टेट में भेज देगा। और हर स्टेट क्या करेगा, उसको हर डिस्ट्रिक्ट में भेज देगा। फिर हर डिस्ट्रिक्ट से एक कंज्यूमर के पास आ जाएगा। जो नॉर्मल आप लोग गांव में या कहीं भी देखते होगे, मीटर स्केल देखते होगे, वो क्या है, स्टैंडर्ड जो आपका मीटर स्केल था उसका एक कॉपी है, आपको ओरिजिनल नहीं दिया जाता है। तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत एरर रहता है। तो हम लोगों को ऐसा यूनिट बनाना है, यानी कि ऐसा मेजरमेंट बनाना है जो जिसका वैल्यू कभी क्या हो, चेंज नहीं हो। फिर सेकेंड है, इट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। It should not be destroyed with time। टाइम के साथ वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि हम अगर मीटर स्केल बनाते हैं और ये मीटर स्केल मैंने आयरन का बना दिया, ये जो मेरा मीटर स्केल है 1 मीटर, ये किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। अगर ये आयरन का बना होगा तो आयरन में आपको पता है कि उसमें रस्ट लग जाता है, तो रस्ट की वजह से, जंग लगने की वजह से क्या हो सकता है, जंग लगने की वजह से इसका लेंथ छोटा हो सकता है, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये मीटर स्केल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें ऐसा मीटर स्केल नहीं बनाना है जो कुछ टाइम बाद क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आपके पास सबसे दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है किसी भी यूनिट को बनाने के लिए। सबसे पहला कि उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या है, वो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, तीसरा है इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, यानी कि आपको ऐसा यूनिट बनाना है जो कि बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइंड हो, उसको उसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर पाए। जैसे कि मान लो हमने टेम्परेचर का यूनिट बनाया है, मैंने बोला कि अगर वाटर को आइस में कन्वर्ट करो या आइस को वाटर में कन्वर्ट करो, तो जिस टेम्परेचर पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए और जिस टेम्परेचर पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या बनाया कि ऐसा डिफिनेशन दिया टेम्परेचर का, 0 डिग्री सेल्सियस का डिफिनेशन क्या बनाया, ये बनाया कि अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए और आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। तो अगर ये डिफिनेशन वेल डिफाइंड है तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकता है, या कोई ये नहीं बोल सकता है कि सर ये गलत है, इसमें ये होना चाहिए। तो आपको ऐसा यूनिट बनाना है जो कि वेल डिफाइंड हो। तो अब इस यूनिट में देखो, यानी कि जब मैंने ये कहा कि वाटर को जिस टेम्परेचर पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। लेकिन कोई दूसरा आदमी ये आके बोला कि आपने यहाँ तो बोल दिया
आपने इंडिया में बताया कि वाटर जिस टेम्परेचर पे आइस में कन्वर्ट हो जाए वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब यही चीज मैं लेके चला गया इंग्लैंड लेके गया। अब वहां पे मैं देख रहा हूँ कि वाटर जिस टेम्परेचर पे आइस में कन्वर्ट हो रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो ये आपका जो डिफिनीशन था 0 डिग्री सेल्सियस का वो क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना है कि आपके यूनिट को यानी कि आपके डिफिनीशन को कोई ये ना बोल सके कि ये गलत है, यानी कि आप उसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर पाए। तो आपको एकदम वेल डिफाइंड करना है। तो इसमें फिर इसको वेल डिफाइंड बनाया गया। कैसे बनाया गया, ये बोला गया कि एट सी लेवल, बोला गया एट सी लेवल, सी लेवल पे जितना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस प्रेशर पे जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा उसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप जब टेम्परेचर का डिफिनीशन लिखा गया 0 डिग्री सेल्सियस का, तो वहां पे डिफाइन किया गया कि एट सी लेवल, एट सी लेवल ए टेम्परेचर, एट सी लेवल एट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट्स टू आइस, यानी कि सी लेवल पे जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप इंडिया में भी रहो तो आप क्या करोगे, सी लेवल में जितना प्रेशर रहेगा ना उस प्रेशर पे वाटर को आइस में कन्वर्ट करोगे, और जिस टाइम पे यानी कि जिस टेम्परेचर पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। आप यही चीज लेके कहाँ चले जाओ, अमेरिका चले जाओ। अमेरिका में भी जब वाटर को आइस में कन्वर्ट करोगे तो प्रेशर क्या सेट करके रखोगे, सी लेवल। सी लेवल पे जितना प्रेशर होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, फिर वाटर को आइस में कन्वर्ट करो। उस टाइम जो टेम्परेचर आएगा वो क्या कहलाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। तो इस तरीके से हर यूनिट यानी हर डिफिनीशन को वेल डिफाइंड बनाया गया। इसीलिए आपको याद रखना है कि कोई सा भी स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। उस यूनिट में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर पाए, ना ही कोई ये बोल पाए कि ये यूनिट गलत है। ओके, नेक्स्ट अपना है इट मस्ट बी reproduced, it must be reproduced whenever it is required। इसका मतलब समझते हैं, रिप्रोड्यूस का क्या मतलब होता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास आइसक्रीम है। मैंने स्टूडेंट्स को कहाँ लेके गया, मार्केट में मैंने उसको आइसक्रीम दिलाया। जब वो आइसक्रीम को टच करके बोलता है तो बोलता है सर ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। ठीक, अब वो क्या हुआ कि वो गया अपने घर। जब अपने घर गया तो वहां पे जो उसके पास आइसक्रीम रखा हुआ था, यानी कि मार्केट से एक आइसक्रीम उसने टच करके देखा, कोल्ड था। फिर वो कहाँ लेके गया, उसको घर लेके गया। जब घर लेके जब गया वहां जब टच करता है तो वो बोलता है कि सर ये तो उतना कोल्ड नहीं है। तो वो फिर गया वहां पे मार्केट। तो अब देखो कि जब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि यहाँ पे ज्यादा कोल्ड था, यहाँ पे कोल्ड कम है। लेकिन अगर मान लो कि जो आइसक्रीम यहाँ पे आपने टच किया वो कोल्ड था, कुछ टाइम बाद कहाँ आ गए, घर आ गए, यहाँ टच किए तो ये ज्यादा कोल्ड नहीं था, मान लो कि पहले से क्या है, कम कोल्ड है। तो अब जब मार्केट जाओगे फिर से उसी आइसक्रीम को टच करने के लिए, तो आइसक्रीम क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होके क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो लिक्विड बन जाएगा तो आप कंपेयर किससे करोगे, कैसे कंपेयर करोगे कि जो मैंने मेजर किया या जो मैंने फील किया उस चीज को कैसे कंपेयर करोगे। तो हमें ऐसा यूनिट बनाना है कि अगर कोई उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है या ये बोलता है कि ये चीज गलत है, यानी कि मेरे पास जैसे कि मान लो जो आपका जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट है, यहाँ पे जो लेंथ का यूनिट होगा वो कितना है, 1 मीटर। एक स्केल बनाया गया होगा इस तरीके से और उसको क्या रख दिया गया होगा, एक ग्लास के अंदर रख के और इसको रख दिया गया होगा, यानी कि इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। अब मेरे पास इंडिया में एक मीटर स्केल है, ये इतना बड़ा मेरे पास मीटर स्केल है। अब इसका भी लेंथ 1 मीटर है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जो आपने स्टैंडर्ड 1 मीटर डिफाइन किया है इससे क्या है, ये कम है।
तो जब मैं अगर बोलता हूँ कि इससे कम है तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, इससे कंपेयर करके देखेंगे कि ये सही में कम है या ज्यादा है या बराबर है। आप देखते हो गांव में होता क्या था कि पहले जो आपका वेट होता था 1 kg का, 2 kg, हाफ kg, इस तरह का जो भी वाट होता था, वेट होता था, बटकारा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता था कि पहले बहुत ही चोरी होता था, यानी कि 1 kg का वेट जो है उसको बना दिया जाता था कि 900 ग्राम का है, और जो दुकानदार होता था वो उसको यही यूज करता था। तो एक कमेटी होता है जो इस सब चीजों पे ध्यान देता है, वो हर जगह चेक करता है कि आप जो वेट यूज कर रहे हैं 1 kg का वो करेक्ट है कि नहीं है। लेकिन मान लो जो दुकानदार 900 ग्राम का जो वेट यूज कर रहा है और उसको किसके नाम पे बेच रहा है, 1 kg के नाम पे, तो अगर कोई आएगा चेक करने के लिए तो वो स्टैंडर्ड यूनिट से चेक करेगा ना कि ये स्टैंडर्ड यूनिट के बराबर है कि नहीं है। इसी चीज को लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस बोलते हैं। इट मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, यानी कि जब भी आपको चेक करना हो तो वो यूनिट या वो क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप उसको क्या करोगे, चेक नहीं कर सकते हो, फिर से उसको नहीं बना सकते हो। इसीलिए इसका मतलब क्या, इट मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है आपका it should not be, it should be in proper shape and size, not too large nor too स्मॉल। देखो जो आपका यूनिट होगा, स्टैंडर्ड यूनिट होगा, वो प्रॉपर शेप एंड साइज का होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि इतना सा क्या है 1 मीटर है, तो इसको आप कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। लेकिन सोचो कि मैं 1 मीटर का इतना बड़ा बोर्ड का मैं बनाता हूँ कि ये है हमारा 1 मीटर, अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा क्या है 1 मीटर है, तो अब इसको कैरी करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो भी आप यूनिट बना रहे हो वो यूनिट का शेप प्रॉपर शेप होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आप उसको क्या कर सको, ट्रांसपोर्ट कर सको, उसको कैरी कर सको एक जगह से दूसरी जगह, तब जाके उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर शेप एंड साइज का है। नेक्स्ट है हमारा it is decided by general conference of weight। हमें ये चीज डिसाइड कौन करता है कि कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट है और कौन सा नहीं है, वो डिसाइड करता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट आपका डिसाइड करता है। ओके, तो ये आपका याद रखना है कि रिक्वायरमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। ओके, अब इसमें स्टैंडर्ड यूनिट में कुछ देख लेते हैं, जैसे कि ये मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। अब आपको देखो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट तो पता है, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडेला। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, मोल। तो ये 7 फंडामेंटल
क्वांटिटी का यूनिट क्या कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं। तो उसी डिराइव्ड क्वांटिटी को यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, एरिया है, तो एरिया की यूनिट कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये जानें कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी क्या है हमारा, फंडामेंटल क्वांटिटी, ब्रेथ भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो मुझे क्या मेजर करना है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो पता है क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन का निकाल लेते हैं। पहले एक्सेलरेशन का निकाल लेते हैं, यहाँ पे पहले वेलोसिटी का निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि v इक्वल टू होता है आपका d अपॉन t। तो ध्यान से देखो d का यूनिट क्या होगा, d का यूनिट होगा मीटर, क्योंकि ये भी क्या है डिस्टेंस, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से जब एक्सेलरेशन का यूनिट निकालोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, a इक्वल टू क्या लिखोगे, v बाई t। तो v का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन में क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बहुत ही लंबा है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 1 न्यूटन। बार बार ये बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन बोलेंगे। लेकिन ये ऐसा क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिक यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का दूसरा नाम क्या है, 1 न्यूटन है। इसी तरीके से डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी तरीके से डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसका हम लोग क्या लिखेंगे, उसका SI यूनिट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, वहां से आप लोगों को लिख लेना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन के बारे में, कि डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, डायमेंशन का डिफिनीशन क्या होता है। तो डायमेंशन लिख सकते हैं हम लोग, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी can be defined as the power to which a fundamental quantity to represent it। देखो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड एज ए पावर टू विच ए फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट इट। यानी कि जैसे कि मान लो हमारे पास इस तरीके से क्या है, ये फोर्स है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हमें फोर्स का डायमेंशन लिखना है तो फोर्स का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, जो फोर्स का जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, फोर्स को बनाने में जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी लगा होगा, उसको पावर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा डायमेंशन बन जाएगा। जैसे कि ध्यान से देखो, ये फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये केजी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। अब इसी चीज का अगर हमें डायमेंशन लिखना है तो केजी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास से। केजी का स्क्वायर है, नहीं है, केजी का पावर कितना है, 1। तो मास का पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। मीटर है तो मीटर को क्या लिखेंगे, L से डिनोट करते हैं, तो L लिखेंगे, L के पावर 1 डिवाइडेड टाइम को क्या, सेकेंड को किससे, टाइम से, तो टी स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं हम लोग m की पावर 1, L की पावर 1, t की पावर -2।
ये क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन होता है। ये फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन। इसको हमेशा जनरली हम लोग किस में लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डायमेंशन को। जब भी डायमेंशन लिखोगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तो उसको बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब डिफिनीशन से समझो, डिफिनीशन क्या था, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड एज पावर टू विच ए फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट इट। यानी कि जब फंडामेंटल क्वांटिटी को पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो उसे क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। ठीक है, देखो डायमेंशन रटने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में डायमेंशन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आपको रटना नहीं है। रटोगे कभी याद नहीं होगा। आपको क्या करना है, डायमेंशन समझना है, किसी चीज का डायमेंशन कैसे लिखेंगे। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे फोर्स का लिखा ना, सेकेंड हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वर्क का, कि वर्क का डायमेंशन कितना होगा। तो हमें डायमेंशन याद नहीं करना है, हमें याद क्या करना है कि वर्क होता क्या है। वर्क हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फोर्स का, सॉरी वर्क का डिफिनीशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स को क्या लिख सकते हो, फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर क्वांटिटी का, हर डिराइव्ड क्वांटिटी का हम लोग क्या करेंगे, उसका फंडामेंटल यूनिट लिखेंगे। फंडामेंटल फॉर्म में क्या लिखेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे, फिर उसका हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का अगर डायमेंशन लिखना है, अगर उसका अगर आपको डिफिनीशन पता है या फॉर्मूला पता है तो आपको डायमेंशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि देखो मुझे वर्क का डायमेंशन याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लूंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डी। मास को किस में रिप्रेजेंट है, केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, डिस्टेंस को मीटर में। अब कंबाइन कर दिए, ये इसका फंडामेंटल यूनिट हो गया। अब इसका डायमेंशन लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। ये क्या हो गया, इसका वर्क का डायमेंशन हो गया। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट क्वांटिटी का क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, जो मैं नोट्स में दे दूंगा। आपको रटना नहीं है, आपको बस समझना है कि किस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक। आज के लिए इतना है, थैंक यू।